हेलो बच्चों, कैसे आप सुनोगे। शुभकामना के साथ आज हम अपना अध्ययन वाक्य भेद के अंतिम मिश्र वाक्य के बारे में बात करें। इसके तीन भेद ग्रुप में हमने देखा था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में हम पढ़ चुके थे जो मुख्य क्रिया लिए हुए था या मुख्य क्रिया से उसकी पहचान होती है, और जो संयुक्त वाक्य था वो तो इस प्रकार से योजक या समुच्चय बोधक ऐसे जो शब्द होते हैं उनके द्वारा जोड़कर यानी दो सरल वाक्यों को एक योजक के द्वारा एक समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़कर हम संयुक्त वाक्य के रूप में बनाते हैं। बिल्कुल, यानी संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्यों का संयुक्त रूप। समझ गया। तो फिर बात करें तीसरे और महत्वपूर्ण मिश्र वाक्य की बात। थोड़ा बच्चा आपको लगेगा ऐसा, पर आपकी समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात की जाए तो मिश्र वाक्य में हम देखेंगे कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो। तो बिल्कुल बच्चों, सरल वाक्य की तरह जहां सरल वाक्य के अंदर हमने क्या देखा था, इसे मुख्य क्रिया के रूप में बात हो रही थी, यानी एक मुख्य क्रिया थी और उसके अलावा जितनी भी अगर सहायक क्रियाएं आती है तो उनका अस्तित्व नहीं होता वाक्य के अंदर, यानी उसका उन जो सहायक क्रियाओं से कोई उस वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मुख्य क्रिया को हटा दी जाए तो वह वाक्य फिर जो सरल वाक्य है वो वाक्य नहीं रहता, यानी अर्थहीन हो जाता है वो। तो उसी प्रकार से जो मिश्र वाक्य होते हैं उनके अंदर भी अगर रचना के रूप में अगर बात की जाए तो ऐसे उपवाक्यों से हुई है जिनमें एक से यानी एक उपवाक्य प्रधान होता है और बाकी अन्य गौण हो जाते हैं। बाकी से कितने ही उपवाक्य क्यों न हो, यानी और अन्य वाक्य से साथ में जुड़े हुए क्यों न हो। जिस प्रकार से हमने सरल वाक्य में मुख्य क्रिया को देखा था, उसी प्रकार से इस जो मिश्र वाक्य रूप में जो वाक्य बना हुआ होता है उस वाक्य में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जुड़े हुए। तो उसमें हमें देखना होता है कि एक उपवाक्य जो है वो कौन सा प्रधान उपवाक्य है। तो बच्चों एक यहाँ पर ये भी बात समझिए कि उपवाक्य की अगर बात की जाए तो अगर एक वाक्य के अंदर जितने सारे वाक्य होते हैं वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, उपवाक्य कहलाएंगे। यानी अगर एक वाक्य था, मान लो वाक्य बन गया, हम उसे मानेंगे कि मुख्य क्रिया लिए हुए एक वाक्य है, यानी सरल वाक्य है। तो उस सरल वाक्य वो तो सरल वाक्य हो गया, लेकिन जब उसके साथ में आगे अगर और ऐसे वाक्य जुड़ते गए तो वो सारे वाक्य क्या कहलाएंगे, फिर उपवाक्य कहलाएंगे। यानी इन उपवाक्यों में से जो एक मुख्य होता है यानी प्रधान वाक्य होता है, उस वाक्य पर अन्य जितने भी वाक्य बनते हैं वो उसके आधार पे बनते हैं। यानी जिस तरह से एक मुख्य क्रिया की बात हो रही थी बच्चों कि एक मुख्य क्रिया सरल वाक्य में प्रधान होती है, उसके अलावा जितनी भी जो क्रियाएं थी या जो अन्य सहायक क्रियाएं थी वो एक तरह से गौण हो जाती है, अस्तित्व में नहीं रहती। उसी प्रकार से एक ऐसा वाक्य या ऐसा उपवाक्य जिस वाक्य के अंदर बड़ी प्रधानता रहता है, उसके आधार पर जितने अन्य वाक्य हैं वो सब उसके आश्रित होते हैं, यानी कि उसके आधार पर ही वो वाक्य अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर उस उपवाक्य को तो मिश्र वाक्य में से उस उपवाक्य को अगर हटा दिया जाए तो फिर उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता, या बाकी के जितने भी उसमें उपवाक्य हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं रहता। बिल्कुल ये सरल वाक्य के समान बच्चों। सरल वाक्य में क्या थी, मुख्य क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया थी, मुख्य क्रिया के आधार पे थी, यानी सरल वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया हो सरल वाक्य कहलाता है। उसी प्रकार से मिश्र वाक्य जिसमें ऐसे उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी के क्या हो, गौण हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें मुख्य क्रिया की बात हो रही थी, यहाँ पर मुख्य जो उपवाक्य है उसकी बात हो रही है, यानी प्रधान वाक्य की बात हो रही है। तो हम इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे जिसे हम इस वाक्य की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। तो इस वाक्य में देखिए बच्चों कि मालिक ने कहा, तो एक वाक्य है बच्चों,
मालिक ने कहा, एक मुख्य क्रिया के रूप में आ गया और मालिक उद्देश्य के रूप में है, और ध्येय के रूप में अगर बात करें तो वह कहा जो एक मुख्य क्रिया के रूप में है। तो इस तरह से एक वाक्य हुआ, कल की छुट्टी रहेगी, ये क्या है दूसरा वाक्य। तो इससे कनेक्ट किससे हो रहा है, किससे, बिल्कुल इस संयुक्त वाक्य की तरह बच्चों। संयुक्त वाक्य में हमने मान लो इसलिए, अन्यथा, वरना, इस प्रकार के हमने समझो किंतु, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ते हुए वाक्य बने थे, उससे आगे हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, तो ये बच्चों एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है और जुड़ किससे रहा है, की से, की शब्द से जुड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से जो एक रेखांकित जो पूरी में वाक्य बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, मान लो एक आश्रित वाक्य के रूप में कहेंगे या पूर्ण वाक्य के रूप में कहेंगे या इस मिश्र वाक्य को बनाने वाला कहेंगे। तो इस तरह से हम बात की जाए। आगे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, फिर आप पूरी तरह से इसको ले लेंगे। हरमन, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हरमन जो गांधी गली में रहता है, यानी यहाँ पे देखिए जो गांधी गली में रहता है, ये एक वाक्य बना, ये एक वाक्य है यहाँ से यहाँ तक। और हरमन मेरा मित्र है, तो ये भी क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। यानी कि आप इस रेखांकित को एक वाक्य मानिए और जो रेखांकित से इस रेखा से जो बाहर है उसको एक वाक्य मानिए। मतलब हरमन मेरा मित्र है और जो गांधी गली में रहता है, ये भी एक वाक्य बना। मतलब दो वाक्य जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और जुड़े कैसे हैं, इसमें जो से जुड़ा हुआ है और ये की से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जुड़े हुए का मतलब नहीं, बल्कि वाक्य के उस पर आश्रय की बात हो रही है, किस बात की बात हो रही है कि हरमन मेरा मित्र है जो गांधी गली में रहता है। तो इस तरह से भी बन सकता है। यहाँ पर बीच में अगर रखे गए हमने कह दिया तो एक वाक्य है, यानी दो वाक्य रूप में है इसमें। तो आगे हम देखते हैं तीसरे उदाहरण रूप में, जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हुआ। वे एक दिन बहुत पछताते हैं, ये दूसरा वाक्य, यानी जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं, एक वाक्य हुआ। वे एक दूसरे एक दिन में बहुत पछताते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मालिक ने कहा बिल्कुल इस पर आश्रित है ये कि कल की छुट्टी रहेगी। हरमन जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यानी कि इसमें जो मुख्य बात हो रही है, मुख्य वाक्य की प्रधानता की बात हो रही है, तो वो मित्रता की बात हो रही है कि मित्र के लिए बता रहा है कि जो गांधी गली में रहता है। अब जो गांधी गली में रहता है वो मेरा मित्र, मतलब यहाँ इस दोनों मुख्य की बात की जाए ये मुख्य रहेगा। तो हम आगे एग्जाम्पल, यानी आप इस के माध्यम से देखिए बच्चों, आप इसको गौर से देखिए। यहाँ पर उपरोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश गौण वाक्य है, मतलब जो रेखांकित कर दिया है वो गौण है। यहाँ पर इस रेखांकित का मतलब नहीं है, यानी मालिक ने जो कहा है ना वो मोस्ट है, यानी कि वो प्रधान है, क्योंकि वो उस प्रधान के कारण है, इस प्रधान वाक्य के कारण ही या वो वाक्य के कारण ही मतलब उसके द्वारा उसके ऊपर है। अगर मालिक ही नहीं होता या मालिक ने कुछ कहा ही नहीं होता तो वो कल की छुट्टी कैसे मानना जाता, यानी कि कैसे कल की छुट्टी का उसे पता चलता। तो यहाँ पर जो रेखांकित है वो गौण है, और जो रेखांकित जो इससे जो रेखा से बाहर है वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रधान उपवाक्य को कहलाएंगे। बात करें हम जैसे इसको प्रधान की या प्रधान वाक्य की बात करें या उपवाक्य की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर जितने भी, अब मान लो मालिक ने कहा वैसे तो ये प्रधान उपवाक्य है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो ये भी एक वाक्य है और ये भी एक वाक्य है। ये सारे जब एक वाक्य है तो सरल वाक्य है, अगर मुख्य क्रिया रूप में है। अगर वही मुख्य क्रिया से और लिए हुए दूसरा वाक्य भी तो है, अगर दोनों अलग अलग है, लेकिन जब उसको हमने जोड़ दिया किसी एक शब्द के द्वारा, एक योजक के द्वारा जोड़ दिया, तो यहाँ पर की से अगर जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इस पर आश्रित हो जाएगा, यानी कि इस वाक्य के कारण ही ये वाक्य है। तो आश्रित वाक्य हो गया, और आश्रित वाक्य होने के कारण ही वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है। और इसकी और जो है इसकी भी बड़ी महत्वता है, ये सभी मिश्र वाक्य के अंदर ही ऐसे होते हैं, वाक्य के अंदर नहीं होते। जो अब आगे जैसे मैंने कह दिया कि अगर किसी वाक्य के अंदर अगर की है
तो वह मिश्र वाक्य है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि और जो हुए हैं तो वो मिश्र वाक्य बने, मतलब आश्रित हो रहे हैं ना बच्चों, यानी आश्रित हो रहा है इसके ऊपर। तो इसी तरह से ये जो वाक्य हैं ये एक मिश्र वाक्य के रूप में हम इन्हें मानेंगे। अब आगे हम बढ़े तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपरोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश गौण वाक्य है और दूसरे जो अंश प्रधान वाक्य है, दूसरे अंश मतलब जो वाक्य का अंश हमें दे रखे दो वाक्य के रूप में हम अंश के रूप में जाने जाएंगे बच्चों, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से दूसरे अंश प्रधान वाक्य है। अतः ये सभी मिश्र वाक्यों के उदाहरण है। इस प्रकार के अगर आपको एग्जांपल्स लिखते हैं कहीं भी, अगर आपको ऐसे वाक्य दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के वाक्य हैं, तब आप उनकी जो से पहचानोगे या इससे पहचानोगे कि जो एक वाक्य बन रहा है क्या उसके ऊपर जो बन रहा दूसरा वाक्य है उस पर आश्रित है। तो आश्रित है तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा बच्चों। तो हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से अगर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बात करें तो आगे देखते हैं संकेतनों में दिए हैं कि प्राय मिश्र वाक्यों में, तो कहने का मतलब है आपको जितने भी मिश्र वाक्य मिलेंगे या आपको कोई भी ऐसे वाक्य दिए हुए हैं तो उनमें आप क्या देखोगे कि, तो जैसे हमने पहले वाक्य में दिया है जो है, तो मतलब जो दे रखा है वो क्या है, मिश्र वाक्य। कि जो या वह, दो इस तरह से जुड़े हुए वाक्य हो सकते हैं, जो वह जिसे उसे, ऐसा जो वही जिसे, यदि तो। अब यदि तो की बात करें तो यानी देखो यहाँ पर जो भी दे रखे ना, जो वे की अगर बात करें हम, जो वह दे रखा ये वे बना हुआ है। यहाँ पर जो विद्यार्थी समय को आते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं, तो मतलब जो समय को आएंगे वही पछताएंगे, जो समय नहीं को आएंगे नहीं पछताएंगे। यानी एक तरह से आश्रित हुआ इसके ऊपर। तो जैसा वाक्य का पहला जैसा वाक्य है उपवाक्य है, वैसा उसके ऊपर अर्थ निकालने वाला दूसरा वाक्य उससे जुड़ा हुआ है किसी एक शब्दों के द्वारा। कि जो वह जिसे उसे, ऐसा जो वही जिसे, यदि तो आदि। अगर इस तरह से व्यतिकरण वाले यूज हैं, यानी व्यतिकरण जोड़ने वाले हैं जिस पर आश्रित रहते हैं, में या पर आश्रित रहते हैं, तो व्यतिकरण मतलब होता है में या पर, यानी पर की बात करें कि इन वाक्यों में क्या एक प्रधान वाक्य है, पर जो आगे आने वाला आश्रित वाक्य है वो उसके ऊपर आश्रित है, या हम कह सकते हैं दूसरा वाक्य है वो आश्रित है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको फिर भी कोई इसमें नया आया हो तो आप मैसेज या कॉल के द्वारा अच्छी तरह से दोबारा जान सकते हैं, से आपको रिवाइज करके भी बता देंगे, तो आप मैसेज कॉल के द्वारा जान सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कहलाएगा मिश्र वाक्य। बहुत ही सिंपल है, हार्ड वाले इसमें बात नहीं। अगर शुद्ध वाक्य है, अगर मिश्र वाक्य में थोड़े से उन शब्दों को लेते हुए तो अच्छी तरह से याद करेंगे कि जो परंतु, इसलिए, अन्यथा या किंतु, इस प्रकार के शब्द से जुड़े हुए वाक्य हैं तो वो क्या कराएंगे, संयुक्त वाक्य। और अगर जो वह जिसे उसे, ऐसा जो वही जिसे, यदि तो, ये सारे जो शब्द हैं जो ये दिए हुए हैं, योजित दिए हुए हैं, ये एक व्यतिकरण है, यानी में या पर आश्रित करने वाले वाक्य बना देते हैं। ये आश्रित करने वाले वाक्य बना देते हैं ये लग जाने से। तो आश्रित दो वाक्य जिस प्रधान वाक्य पर आश्रित हो जाते हैं वो गौण के रूप में होते हैं, उनका मतलब नहीं था। जैसे मैंने आपको सरल वाक्य के रूप में भी परिभाषा देते हुए बताया था। अगर सरल वाक्य से हम तुलना करें तो सरल वाक्य में मुख्य क्रिया थी, लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रधान वाक्य है, यानी वाक्य और क्रिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सरल वाक्य की तुलना की जाए, ऐसा आपको आ जाए कि सरल वाक्य और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो बताइए। तो आप उसको बता सकते हैं कि जो सरल वाक्य है उसमें मुख्य क्रिया प्रधान होती है, जबकि जो मिश्र वाक्य है उसमें उपवाक्य एक प्रधान होता है। यानी कि जितने वाक्य दिए उनमें से उपवाक्य, मतलब कहने का मतलब है कि जितने वाक्य दिए हैं उनमें से एक उपवाक्य प्रधान होता है। तो समझ में आया।
जिस तरह से क्रिया में थी कि सरल वाक्य में बहुत सारी सहायक क्रियाएं हो सकती है, उनमें से एक मुख्य क्रिया होती है, यानी जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है वही सरल वाक्य होता है। तो समझ में आ गया आपके, तो इस तरह से दिया हुआ है। फिर अब आगे हम देखते हैं उपवाक्य, यानी उपवाक्य क्या होता है। आज हम इस उपवाक्य को भी साथ में लेते हुए अध्ययन करेंगे। तो इस उपवाक्य में अगर बात की जाए तो इसमें हमने देखा था उपवाक्य का नाम, अन्य गुण, इस तरह से कुछ शब्द ऐसे आए हैं। आश्रित की बात की जाए तो आश्रित एक दूसरे पर आश्रित होना, सारा लेते हुए होना। तो इस प्रकार से जानेंगे तो हम पहले करते हैं उपवाक्य की बात। तो उपवाक्य के भी साथ साथ में परिभाषा देखते हैं बच्चों। एक प्रधान उपवाक्य किसे कहेंगे, आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे, इसको भी देखते जाएंगे। तो आगे देखिए आप, जिसे आप मुख्य रूप से 3 प्रकार के मान लो ऐसे उदाहरण के रूप में या उनके शब्द के रूप में जानेंगे। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, वही सरल वाक्य वाली बात बच्चों। क्योंकि ऐसे जो प्रधान उपवाक्य होते हैं ना, वो उनमें सरल वाक्य ही होते हैं वो, लेकिन उसे जो योजक है, एक समुच्चय बोधक है, उसके द्वारा जोड़कर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदल दिया जाता है। इस तरह से वो प्रधान उपवाक्य कहलाएंगे। आगे देखिए आश्रित उपवाक्य की बात करें। अब आश्रित उपवाक्य कौन से हैं, तो इसमें देखिए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है, यानी इस प्रकार के शब्दों से शुरुआत होती है। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखे थे, मालिक ने कहा कि, तो आ गया। आगे फिर सरल वाक्य है, यानी इससे जुड़ रहा जो सरल वाक्य, 2 सरल वाक्य हैं, वो किस योजक से जुड़ रहे हैं, यदि व्यधिकरण योजक से, यानी कि पर आश्रित करने वाले वाक्य जो एक शब्द से जुड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। और आश्रित भी हो रहा है इसका, यानी ये एक मुख्य वाक्य है, इसके ऊपर की के लग जाने से तो कल की छुट्टी रहेगी, ये एक आश्रित वाक्य है, इस मुख्य प्रधान वाक्य पर आश्रित हो जाता है, तो ये आश्रित वाक्य कहलाएंगे बच्चों। समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट चले 3 नंबर के अंदर, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर, ये थोड़ा सा मोस्ट है बच्चों आपके लिए। अगर इसको आपने अच्छी तरह समझा तो आप पूरी तरह से जो अपने वाक्य भेद है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर, दोबारा देखिए, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में, यानी मिश्र वाक्य की उदाहरण दे रखे हैं। अगर आपको सरल वाक्य में बदलना है, हम कैसे सरल वाक्य में बदले, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको हटाकर अलग अलग नहीं कर देंगे, फिर 2 वाक्य नहीं बनाना है इसको, यानी इस जो कनेक्टिव योजक शब्द है, कनेक्टिव वर्ड है ये, इसको हटाते हुए इस पूरे दोनों वाक्यों को एक वाक्य में बदलना है। समझ रहे आप, यानी एक मुख्य क्रिया बनानी है। अगर हम बात करें तो 2 क्रिया है इसके अंदर, कहा तो रहेगी, लेकिन हमें इसको हटाना भी है और एक मुख्य क्रिया भी बनाना भी है, यानी 2 मुख्य क्रियाएं हैं, यहाँ 2 वाक्य है, हमें इसको हटाकर एक मुख्य क्रिया रखते हुए हमें इसको क्या बनाना है, सरल वाक्य बनाना है। क्योंकि सरल वाक्य की जो परिभाषा है, शर्त है, वो क्या होती है कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, 2 मुख्य क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसको हटाना है। इससे संबंधित ये पॉइंट है कि मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्यांत का मतलब वाक्य के अंत में, जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, अब ये अंतिम वाली क्रिया है जो अंत में आती है, या हमने इसको सरल वाक्य बना दिया, सरल वाक्य बनाने के बाद में जो क्रिया की रूपांतरित करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी, मतलब हमने इसको हटा दिया और हमने इसको एक सरल वाक्य बना दिया, तब जो क्रिया आएगी ना मुख्य क्रिया, उसकी बात हो रही है कि वाक्यांत में बनी रहेगी, वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। तो अब हम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की बात करें। उपवाक्य प्रधान कब बनता है, बनेगा कब, कैसे समझेंगे, हाँ ये उपवाक्य प्रधान है। हमने मुख्य क्रिया में तो हमने अच्छी तरह समझा था कि जो अगर क्रिया को हटा देते हैं मुख्य क्रिया को, तो वो जो जितनी भी सारी क्रियाएं थी वो उस वाक्य को पूर्ण नहीं करते, उसका सत्य नहीं बना पाते। तो हम भी इसी तरह देखते हैं कि ऐसा कौन सा वाक्य है उसमें हटा दें कि जिससे क्या हो जाए, उस वाक्य का अर्थहीन हो जाए, वो अर्थ ही नहीं निकले। और अगर जिसका अर्थ हटाने से अर्थ नहीं निकलता, वो समझ वही प्रधान वाक्य है, तो हम उसको कैसे मुख्य क्रिया के रूप में बनाएंगे। तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पर,
उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा तथा रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। तो रूपांतरित होने वाली तो ऐसा जो गौण वाक्य होगा ना बच्चों, उसकी क्रिया भी क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी और उस वाक्य पर मुख्य क्रिया पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि पीछे मुख्य क्रिया को अगर हम रख लेते हैं, बाकी अगर सारी साइकिल में बता देंगे तो भी उस वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाक्य सर्ववाक्य ही रहता है। उसी प्रकार से ऐसे वाक्यों के अंदर से भी ऐसी अगर कोई क्रिया हटा दें या उसको रूपांतरित कर दें, यानी उसको रूपांतरित करके क्रिया को हम रूपांतरित कर दें, तो वो एक मुख्य क्रिया भी बनी रहेगी और वो एक सर्ववाक्य भी बन जाएगा। तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि मिश्र वाक्य का सर्ववाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्यांश की बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा तथा रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। उसे आश्रित उपवाक्य भी कहेंगे बच्चों। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे रतन परिश्रम करता तो, अब तो आ रहा है, जैसे हमने देखा था इसमें वो देखो यदि तो, अगर तो आ रहा है तो ये क्या है, मिश्र वाक्य। रतन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता। अगर तो से आ रहा है तो हम इसको क्या मानते हैं कि ये एक क्या बच्चों, आश्रित उपवाक्य है। और ये रतन परिश्रम करता तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से उपवाक्य प्रधान रूप में उभर रहा है यहाँ पर। फिर आगे हम चले सरल वाक्य में बदलने पर, अब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो रतन परिश्रम करने पर, अब देखो यहाँ पर तो को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, करने पर, रतन परिश्रम करने पर, तो मतलब अब देखो यहाँ पर पहले क्या था, करता, रतन परिश्रम करता, तो एक मुख्य क्रिया के रूप में उत्तर आ रहा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको बदल दिया, करता को करने पर बना दिया, करने पर बना दिया, रतन परिश्रम करने पर। अब अगर हम इसको छुपा लें आगे वाले को, तो रतन परिश्रम करने पर क्या क्या हो जाएगा, करने पर, तो एक तरह क्वेश्चन प्रकट करता है। तो यहाँ पे देखो रतन परिश्रम करता, बहुत अच्छी बात है, रतन परिश्रम करता बहुत अच्छी बात है, करता तो एक वाक्य बन रहा है। लेकिन यहाँ पर करने पर, तो यहाँ पर एक तरह से स्पष्ट उसका वो मान कह सकते हैं वो जो क्रिया है वो उसका सही तरह से मतलब एक तरह नहीं कर रही, मुख्य क्रिया नहीं कर रही है, उसका जो आना चाहिए अस्तित्व होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। इसलिए कहते हैं कि रतन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, यानी सफल होता, मतलब कब सफल होता, जब परिश्रम करता, यानी परिश्रम करने पर। तो इस तरह से जो सफल होता, जो ये क्रिया बन रही है वो इसको पूर्ण कर रही है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, सर्ववाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से करना, करता तो, वो करने पर, तो इस तरह से इसको बदल देने पर एक हमारे पास क्या हो जाएगी, मिश्र वाक्य से सर्ववाक्य रूप में एक वाक्य आ जाएगा और एक सर्ववाक्य बन जाएगा। तो ये पूरा एक वाक्य भी है। अगर हम इसको सफल होता को अगर हटा दें, होता को हटा दें, तो निश्चित रूप से इस वाक्य का, इस क्रिया का, करने पर वाली क्रिया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, नहीं वो अपना अस्तित्व रख पाएगी, न इसको इससे कोई अर्थ है, न सार्थक वाक्य बन पाएगा। और अगर हम इसको हटा दें, रही बात इसको हटा दें कि रतन परिश्रम, तो अवश्य सफल होता, मतलब रतन परिश्रम पर या करने पर, तो अगर हम इसको माने, अगर नहीं भी मानते हैं, रतन अवश्य सफल होता, मतलब करने भी बताएंगे रतन अवश्य होगा। एक क्वेश्चन वाक्य तो बन रहा है, लेकिन एक अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य बन रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम मिश्र वाक्य को एक सरल वाक्य में बदल सकते हैं। अगर इसको आप में कहीं भी आपको कोई समस्या है तो आप मेरे कॉल के द्वारा जान सकते हो बच्चों। ताकि आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे और फिर अपनी नोटबुक भी भेजेंगे। आज हमारे जो वाक्य है प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य के रूप में पूरे होते हैं कंप्लीट। और कल हम इससे आगे कुछ और भी इस प्रकार के इसको जो वाक्य है उसके कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं उनके बारे में मैं अपना
अध्ययन करेंगे। तो बाकी हम जिस मिश्र वाक्य की बात की जाए तो मिश्र वाक्य की परिभाषा में जो उपवाक्य प्रधान और अन्य जो आश्रित उपवाक्य के रूप में आए थे उसको हम अच्छी तरह से आज हमने इस एग्जांपल्स के द्वारा समझा। और कल हम इसको थोड़ा और विस्तृत करते हुए आगे हमारी क्रमानुसार क्लास रहेगी उस कक्षा के अंदर हम इसे पूर्ण करेंगे बच्चों। जय हिंद।